में हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर आज फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। कोर्ट ने बटी राय रखी है। अब बड़ी बेंच में सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट के बाहर हिजाब पर अपने अपने तरीके से लोग फैसला सुना रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर बड़ा बयान दिया। बर्क ने कहा कि अगर लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी और हालत बिगड़ेंगे। बीजेपी ने कहा है कि बर्क की सोच तालिबानी है और बस चले तो ये लड़के लड़कियों को कैद कर दें। तो बटा हुआ फैसला आज हिजाब पर आया है। 2 जजेस की ये बेंच थी जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर बैन जारी रखा जाए, इस पर मत दिया है। हिजाब पहनना पसंद का मुद्दा है, ये कहा है जस्टिस सुधांशु धूलिया ने। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। और हिजाब पर बैन को लेकर तमाम धर्म गुरुओं की क्या राय है, ये सुन लीजिए। धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस तरह की अपील डालते हैं उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें? कि हिंदू सनातन धर्मी भी जागे और अपने धर्म पे कायम रहे, बिना पूजा पाठ किए बच्चों को विद्यालय न भेजे, स्वयं भी बिना पूजा पाठ किए बाहर न जाए, और हर विद्यालयों में मंदिर की स्थापना हो, वहाँ पे बच्चों को सुबह शाम आरती की व्यवस्था करने की हो, और तमाम वो सनातन धर्म की जो मान्यताओं को पालन करने की व्यवस्था हो विद्यालय में। बहुत और धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली से बात की है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। कि शैक्षणिक संस्थानों में क्यों, वहां तो एक मॉरल पुलिसिंग की भी बात हो जाती है। जब आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के जा रहे हैं, तो आप ये भी लॉ ले आइए कि आप स्कूल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकते हेलमेट लगा करके। फिर ऑलरेडी कोर्ट के सामने हम लोग एडवोकेट्स ने मुख्तलिफ जो दलीलें दी हैं कि किस तरीके से दूसरे मजहब में, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे सिखिज्म में हो, या खुद हिंदू मजहब में हो, जो रिलीजियस चीजें हैं उनको पहन के जाने की इजाजत है, कोई रोक नहीं है। तो फिर सिर्फ मुस्लिम बच्चियों पर ही ये रोक क्यों लगाई जा रही है? और तमाम कोर्ट्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम हुकूमतों को एजुकेशन को फरोग देने की बात करनी चाहिए। वहां पर इस तरीके के इश्यूज को एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कि बड़ी बेंच में मामले को लेकर के क्लैरिटी होगी, क्योंकि दोनों जो जजेस थे वो यहाँ पर अलग अलग व्यू के थे। एक ने तो रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने कहा कि नहीं, एक जज साहब ने जो राइट टू एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और जाहिर बात एजुकेशन को फरोग देना गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, तो इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि लार्जर बेंच इन मसाइल को संजीदगी से लेगी। क्या ये केवल कर्नाटक का ही मामला है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आप देखेंगे? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात उसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात जो मामला टेकअप हुआ है वो कर्नाटक हाई कोर्ट से रिलेटेड ही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के खालिद रशीद फिरंगी महली सीधे तौर पर मानते हैं कि बड़ी बेंच में इसको फैसला आना चाहिए और इस बात को समझा जाए कि धार्मिक मान्यताएं और कितनी जरूरत है अगर हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर वकीलों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर
रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं, या क्योंकि उस गर्ल चाइल्ड का, उस गर्ल स्टूडेंट का, उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं, एक ये और उसमें एक सवाल लगा के कि वो हिजाब पहन के पढ़ने जा सकती है नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने जरूरी पाया कि ये जजमेंट और ये ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि बिहार के बेतिया से आ रही है, जहां पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इस गोलीबारी में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वारदात योगापट्टी थाने के डुमरी गांव की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी फिलहाल फायरिंग की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। 6 लोग इस फायरिंग में घायल हुए हैं। एक शख्स इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई बेतिया में और इस वक्त पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं। गोली लगने से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सीधे आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। दो दिन पहले मैं उज्जैन में महाकाल की नगरी में था और आज मणि महेश के सानिध्य में आया हूं। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहल का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिए। तभी तो कुछ महीने पहले मिंजर मेले के दौरान यहां के एक शिक्षक साथी ने चिट्ठी लिखकर चंबे से जुड़ी अनेक बातें मुझसे साझा की थी, जिसे मैंने मन की बात में देश और दुनिया के साथ भी शेयर किया था। इसलिए आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, कुछ समय पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। इस समय हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं, ये पड़ाव विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक ऐसी छलांग हमें लगानी है जिसका शायद पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था।
भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक एक हिंदुस्तानी का संकल्प अब पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक भला यहां कैसे पहुंच पाते? और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है। दोस्तों, और मैं चंबा का आभारी हूं कि उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति चंबा के लोगों की भावना देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। साथियों, आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था।
इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है। वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध है। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते थे। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। उसके मन में एक बोझ रहता था कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल महंगे होते हैं, खर्च बहुत होता है, हमारे संतान कर्ज में डूब जाएंगे। और वो सोचती थी कि मैं पीड़ा तो सहन कर लूंगी, लेकिन बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। और वो सहन करती थी। माताएं बहनें, आपका ये दर्द, आपका ये पीड़ा, अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो हिमाचल में चुनावी बिगुल चंबा से बच चुका है। प्रधानमंत्री इसका आगाज करते हुए संबोधन में उनके आपने सुना कि कैसे अब चंबा प्रगति की राह पर है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।